हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको पता है कि अगर ये टॉपिक हम लोग अगर स्किप करते जाएंगे और सिर्फ चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो हम लोग का एग्ज़ाम जो तरीका से हम सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में नंबर आ सके उस टाइप से नंबर हम लोग का नहीं आता है। यानी आज से हम अपने क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के वीडियोस को देखे और पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को कंप्लीट भी किए हैं। उसका थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो में जो भी एमसीक्यूज हम टोटल करवाए हैं वो आप ऑटोमेटिक लगाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन करना बहुत ही कंपलसरी है और आपको पता है बिहार बोर्ड के हिसाब से 50 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें पूछता है टोटल कॉस्ट यानी टीसी इज द सम ऑफ। अब आपको पता है कि टोटल कॉस्ट दो कॉस्ट के सम के बराबर होता है। कौन कौन? एक हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन बी बोल रहा है एवरेज कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट, सी बोल रहा है ओनली वेरिएबल कॉस्ट या ओनली फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको पता है ये सब गलत है, ये सब गलत है। सिर्फ राइट क्या है हमारा? फिक्स्ड कॉस्ट और प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का ये आपका फॉर्मूला भी बन जाता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हेन आउटपुट इज जीरो। क्या कह रहा है? व्हेन आउटपुट इज जीरो, यानी आप कोई भी यूनिट नहीं बना रहे हो। भाई आप कोई भी यूनिट नहीं बना रहे हो तो बताइए टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है? ठीक है, तो चलिए फिर से फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। टीसी किसके बराबर था? भाई फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बराबर था, आप लोगों को पता है। और बोल रहा है कि हम कोई भी यूनिट नहीं बना रहे हैं, यानी यूनिट हमारा जीरो है। अब आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो आप भले यूनिट बनाओ और चाहे नहीं बनाओ, यानी प्रोडक्शन करो या मत करो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आपका यूनिट जीरो है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो के बराबर आ जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जीरो यानी फिक्स्ड कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर। कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है तो बिल्कुल दिया हुआ है, बी हमारा राइट आंसर है। यानी फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट के बराबर होगा जब आउटपुट आपका जीरो होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इन सब एमसीक्यू का प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बेसिक लेवल क्वेश्चन हम एकदम दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है द शेप ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। द शेप ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपको पता है एवरेज कॉस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने? दो। एक होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और दोनों का ग्राफ बनता है। क्या बनता है? दोनों का ग्राफ। इसका भी ग्राफ बनता है और भाई साहब इसका भी ग्राफ बनता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ आप बताइए। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। यानी अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे। इस शेप को या इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड जाता है। क्या जाता है? डाउनवर्ड। तो याद रखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो स्लोप होता है वह कैसा जाता है? डाउनवर्ड की तरह। चलिए नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो है द शेप ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए अब सर एक एक टॉपिक जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हर एक टॉपिक से जो एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है। और बच्चे जानते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो शेप होता है वो यू शेप का होता है। तो कहीं भी आपको यू शेप दिख रहा है तो बिल्कुल दिख रहा है सर, यू शेप
एकदम आंख बंद करके टिक लगाइए, बाकी ये सब आपका कट्टम पुट्टी करके इसको समाप्त कीजिए। देखिए बुक्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, आप पढ़ते हो, हमारा जो नोट्स होता है उसको भी आप पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी बुक्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हो जाते हैं जो हम लोग से भी छूट जाते हैं, और उसको आप लोग मत छोड़िए, बुक्स को पढ़िए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इंटरनल होते हैं और वहीं से MCQ भी देता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व का शेप होता है वो कैसा होता है, यू शेप का होता है। अगर मैं बताऊं तो ये हमारा कुछ ऐसा होता है, ऐसा यू शेप का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट MCQ पे आते हैं। नेक्स्ट MCQ क्या आता है, द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज कॉस्ट। छी, इतना आसान क्वेश्चन। चलिए बताइए, थोड़ा टाइम आप लोगों को दे रहे हैं, क्या हो सकता है द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज कॉस्ट। अगर आप लेक्चर फिर देख रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कि ठीक है हम तो आंसर बताते हैं, लेकिन आप लोग भी कमेंट में आंसर जरूर दें, ताकि हमको लगे कि नहीं भाई बच्चे लेक्चर देख रहे हैं और इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मूला ऑफ एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए, यानी टोटल कॉस्ट को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, किसको, टोटल कॉस्ट को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो पर यूनिट कॉस्ट निकलता है। क्या निकलता है, पर यूनिट कॉस्ट, यानी हर एक यूनिट को बनाने में कितना खर्च निकलता है, उसी का नाम है एवरेज कॉस्ट। उसी का नाम क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TC डिवाइडेड बाय Q। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट यानी MC इस डिफाइन एज। मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन कीजिए इस ऑप्शन को देखते हुए। तो आपको पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उसके फॉर्मूला को देखिए। फॉर्मूला बोलता है टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने से, जैसे मान लीजिए यूनिट हो गया यहाँ पे, ठीक है, आप बना रहे 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे अब फाइनली अभी हम एक कॉस्ट रख रहे हैं, नॉर्मल सा कॉस्ट रख रहे हैं, ठीक है, या बोलिए हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट ही रख देते हैं, ठीक है। एक यूनिट बनाने में मान लीजिए 10 लगा, 2 यूनिट बनाने में मान लीजिए 20 लगा, 3 यूनिट बनाने में मान लीजिए 25 लगा, 4 यूनिट बनाने में मान लीजिए 28 रुपया लगा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। किसको निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, TCn माइनस TCn माइनस 1। अगर हम इस यूनिट पे देखते हैं, दूसरा यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट का क्या वैल्यू होता है, तो दूसरा यूनिट यानी n के जगह पे आपको 2 रखना है, तो दूसरा यूनिट का कितना वैल्यू है, 20, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 20 माइनस एक कम यानी 10, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। क्लियर? तो आप देख रहे हैं एक यूनिट से आप दूसरा यूनिट तक बढ़े तो आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा लगा। कितना, 10 रुपया एक्स्ट्रा लगा, यानी एक सक्सेसिव यूनिट बनाने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है, क्या चीज, एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये तो डिफाइन है। तो यहीं पर देखिए दूसरा नंबर में लिखा हुआ है चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट के बनने से टोटल कॉस्ट में क्या बदलाव आ रहे हैं, टोटल कॉस्ट में 10 के बदलाव आ रहे हैं, इसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन भी है इट्स योर राइट आंसर, और बाकी जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको एकदम आंख बंद करके कट लगाएं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट। अब देखिए सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया सर, तो इसके जस्ट पहले एक लेक्चर हम पोस्ट किए हैं जिसमें हमने पढ़ाया है द रिलेशन बिटवीन द एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। उसी में हम लोग एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन देखे थे, और ये रिलेशन हम लोग जब देखे थे तो हम लोग को पता चला था कि इन दोनों का जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे तो ये जो ग्राफ था मेरा, ये वाला, ये मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ था। किसका था, मार्जिनल कॉस्ट का। ये वाला ग्राफ था हमारा एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कट्स करेगा AC को किस पॉइंट से, तो देखो AC ये है और ये इसका मिनिमम पॉइंट है। क्या, एकदम सबसे लोवेस्ट पॉइंट बोलो, क्या बोलो, लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, या बोलिए तो मिनिमम पॉइंट। तो याद रखिएगा अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो ये MCQ आपका छूट जाएगा, और इस MCQ में कुछ था भी नहीं।
इस एमसीक्यू में कुछ था भी नहीं कि बहुत लॉजिक लग रहा है सर, कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं है। ग्राफ देख के डरिए मत, ग्राफ बहुत इजी होता है, ठीक है। ग्राफ को देख के इंसान समझ जाता है, पढ़ना हार्ड हो जाता है, लेकिन किसी चीज़ को अगर आप देख लोगे तो हमेशा आपके दिमाग में अटा हुआ रहेगा। तो ग्राफ का मदद जरूर लें ऐसे एमसीक्यूज को बनाने में। और यहीं पर आपको दिख रहा है कि जो हमारा एमसी है वो एसी को कट करता है उसके लोएस्ट पॉइंट से, उसके मिनिमम पॉइंट से। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है और बाकी जो ऑप्शन है वो आपका गलत होने वाला है। क्लियर? आई होप ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत अच्छे हो रहे होंगे। लगातार इसको बनाते रहिए, एकदम कमेंट में एकदम भर दीजिए क्या आंसर है, हम तो आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट, व्हेन एमसी इज लोएस्ट देन एसी, यानी एमसी छोटा है एसी से, कब? अब ये पॉइंट भी आपका किससे आया हुआ है? वही टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो बताओ, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम कब होता है? जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करता रहता है। क्या करता रहता है? डिक्रीज करता रहता है। क्या करता रहता है? डिक्रीज। जैसे अगर मैं ग्राफ लूं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है, रुक जाइए एक मिनट। पहले एमसी का ग्राफ बनाइए और फिर एसी का ग्राफ बनाइए, ठीक है। कोई डाउट? क्या कहा है? एमसी कम है, पेन हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यहाँ समझिए। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट से पहले ये जो आप एमसी देख रहे हो यही है हमारा एमसी का ग्राफ, ठीक है। एमसी देख रहे हो ये कम है, लो है, और ऊपर है एसी। ये क्या है? एसी, और ये क्या है? एमसी। तो देखो एमसी कम है एसी से, कब? जब एसी गिर रहा होता है तब, यानी एसी डिक्रीज कर रहा है। एसी डिक्रीज करता है तो एमसी छोटा होता है एसी से, इसलिए लिखा हुआ है कि एसी क्या हमारा करेगा? डिक्रीज। क्लियर है? तो ये भी आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि ग्राफ अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो ये सब क्वेश्चन को एक बार में आप कंप्लीट करके आएंगे अपने एग्जाम में। 50 नंबर का एमसीक्यू आता है बिहार बोर्ड के बच्चे, और सीबीएसई बोर्ड में 10-20 नंबर का आता है। तो किसी भी चीज़ को छोड़ने का जरूरत नहीं है, हम लोग को एक एक पॉइंट के लिए, एक एक नंबर के लिए फाइट करना है। बस ये बात आप लोग को दिमाग में रखना होगा। चलिए इसी को लेकर हम लोग अपने आगे के एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, जिसको देखते हैं क्या पूछा है। कहता है व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी। अभी जस्ट हम बताए हुए थे, क्या बताए थे? फिर से ग्राफ बनाइए, फिर से एमसी का पहले ग्राफ, फिर एसी का ग्राफ, ठीक है। ये आपका एमसी बना था और ये आपका एसी बना था। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर एमसी बड़ा है, इस केस में देखो इस बार एमसी ऊपर है यानी बड़ा है, और छोटा कौन है? एसी। तो उस समय एसी क्या हो रहा था? देखो तुम लोग खुद देख रहे होगे, सर एसी बढ़ रहा है। एसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एसी बढ़ रहा है, यानी एसी इंक्रीज कर रहा है। तो एमसी तब बढ़ेगा जब एसी भी बढ़ेगा, और एमसी तब घटेगा जब एसी भी घटेगा। तो देख रहे हो ना कितना क्वेश्चन ग्राफ से पूछता है, इसलिए ग्राफ पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ग्राफ से उतना क्वेश्चन नहीं है थ्योरी वाला जितना आपका एमसीक्यू पूछेगा। तो एमसीक्यू पे सोचो कितना ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत आप सभी को है, ठीक है। जो भी एमसीक्यू हम दे रहे हुआ एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। और ये पर्टिकुलर चैप्टर का है, सिर्फ किसका? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का। इसके बाद जितना सारा चैप्टर आते रहेगा, हर एक का हम 20 से 25 आपको एमसीक्यू देंगे, बस उसका प्रैक्टिस कर लो, आपका 50 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, तो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इन सभी में से फिक्स्ड कॉस्ट कौन है। यानी यूनिट्स हम लोग भले बनाएं या चाहे नहीं बनाएं, यानी यूनिट्स 0 हो चाहे यूनिट्स हो, यानी 10, 20, 30, ऐसा कौन सा इसमें चीज़ है जो हमेशा फिक्स्ड होने वाला है? क्या होने वाला है? फिक्स्ड, यानी यूनिट 0 होने पे भी वो फिक्स्ड रहेगा। तो पहला चीज़ है रॉ मटेरियल, बिल्कुल गलत जवाब। दूसरा है लेबर वेजेस, बिल्कुल गलत जवाब। तीसरा हमारा रेंट बिल्डिंग, बिल्कुल गलत। ये आपका सही है।
क्या है, ये आपका सही है, और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, रेंट। आप कहीं भी रहता है, ये शायद 2 बार लिखा गया है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। जैसे मान लीजिए इस कोचिंग में हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ हम 1 बच्चा भी रहता है तो हमको उतना ही रेंट देना है, और अगर यहाँ पे 20 बच्चा भी बैठ के पढ़ता है तो हमको उतना ही रेंट देना है। यानी उस बिल्डिंग का जो रेंट हो चुका है वो हमारा फिक्स कॉस्ट है। तो याद रखिएगा, ये सब आपका वेरिएबल कॉस्ट है, हमारा फिक्स कॉस्ट कौन सा है, रेंट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर। कमेंट में और भी आप फिक्स कॉस्ट को जरूर बताइए एग्जाम्पल में, ताकि हमको लगे कि नहीं बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट। देख रहे हो ना, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन उठाए हुए जो आपको पूछ सकता है। अब आपको वो कॉस्ट बनाना है जो वेरिएबल है, जो हमेशा वैरी करता रहता है। यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट भी घटेगा। तो आपको पता है रेंट नहीं सर, फिक्स्ड सैलरी के साथ फिक्स लिखा हुआ है, तो ना ही ये बढ़ेगा ना घटेगा। इंश्योरेंस जितना आपका जाता है उतना ही जाने वाला, यानी सिर्फ ऑप्शन सी बचता है आपका रॉ मटेरियल। अगर आप 10 यूनिट बनाते हैं, कितना यूनिट, 10, तो उसके हिसाब से आपको रॉ मटेरियल मंगवाना होगा। और अगर आप इससे कम बनाते हैं तो रॉ मटेरियल भी आपका कम लगेगा, और अगर इससे ज़्यादा बनाते हैं तो आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा। तो देख रहे हो ना, प्रोडक्शन के हिसाब से रॉ मटेरियल पे जो होने वाला कॉस्ट है वो या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, और जो कॉस्ट हमेशा बढ़ते या घटते रहता है वो कॉस्ट हमारा वेरिएबल नेचर का होता है। और इस केस में आपका रॉ मटेरियल क्या है, वेरिएबल नेचर का है। तो इसलिए रॉ मटेरियल पे लगने वाले कॉस्ट को ही हम लोग बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। चल हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आप लोग देख लिए कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होने वाला है, तो रॉ मटेरियल। इसके बाद जो हम लोग का इम्पॉर्टेंट MCQ है उसमें आता है फिर से कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन। इस बार पूछता है द शेप ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का जो शेप होता है वो क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। टोटल कॉस्ट आपका 2 तरह का होता है, पहला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपका क्या निकल के आता है, टोटल कॉस्ट। तो इस बार आपका शेप पूछा है, टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप क्या होता है सर। तो याद रखिएगा, जब आप ग्राफ में देखोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट हर यूनिट पे सेम होता है। क्या होता है, हर यूनिट पे एक जैसा होता है, इसलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ये नीचे वाला एक्सिस को एक्स है, इसको बोलते हैं वाई। तो ये पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो ऑप्शन में कहीं हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व का शेप आपका कैसा होने वाला है, हॉरिजॉन्टल शेप का। क्लियर है, देख रहे हो ना ग्राफ से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, तो ग्राफ पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना और देखते हैं। और फिर से देखो, फिर से आपका ग्राफ से क्वेश्चन ही दिया है, द शेप ऑफ द टोटल कॉस्ट, और इस बार आपसे टोटल कॉस्ट का ही शेप पूछ लिया है। तो थोड़ा मैं ग्राफ के हिसाब से दिखाऊं तो टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो पहले हल्का फ्लैट रहता है, फिर हल्का माउंटेन जैसा, जैसे माउंटेन ऐसे देखते हो ना, तो इस टाइप से उठना स्टार्ट होता है। क्या होता है, उठना। यानी ये वाला जो शेप है ना, ये वाला शेप, यही शेप का होता है आपका टोटल कॉस्ट का शेप। और इसको हम आप बोलते हैं इनिशियली फ्लैट, पहले ये धीरे धीरे फ्लैट है शुरुआत में, देन स्टिप्स। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ, इसको स्टिप्स बोलते हैं, यानी कुछ माउंटेन जैसे आपको शेप का वो दिखने वाला है। तो टोटल कॉस्ट के कर्व को याद रखिएगा, शुरुआत में वो आपको फ्लैट दिखेगा, फिर आपको हल्का सा चढ़ाई जैसा दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियली फ्लैट एंड देन स्टिप्स। तो टोटल कॉस्ट का ये शेप है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछता है। आगे क्वेश्चन है AFC इज इक्वल टू, फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर होता है। तो बच्चा जानता है कि आप अगर फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, किससे, फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, यानी हर यूनिट पे कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगा है उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और ये निकलता कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट दिया होगा उसको क्वांटिटी से आपको नॉर्मल डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपका AFC निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है। तो बस बात वही है,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछा है, तो वेरिएबल कॉस्ट को इस बार क्वांटिटी से क्या कर दो, डिवाइड दे दो, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन कहाँ पे है, चलो ढूंढो, ए नंबर ऑप्शन होगा। तो ये हमारा आंसर है, बाकी सब ना के बराबर है। ठीक है, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन हाँ बिहार बोर्ड बच्चा ही वाला क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा बात। हाँ सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा ग्राफ व्राफ को देख के जरूर जाइएगा। तो हम दोनों टाइप का क्वेश्चन डाले हैं, यानी आप लेवल देखोगे तो बहुत बच्चा वाला लेवल भी इसमें आपको मिलेगा जो फटाक फटाक बनेगा, लेकिन कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं जिसमें आपको ग्राफ का मदद लेना होगा, यानी ग्राफ आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी जाके वो एमसीक्यू आपका बनेगा, नहीं तो वो छूटते जाएगा। बिहार बोर्ड के बाद तो ऑप्शन भी होता है, क्योंकि 100 में बनाना होता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के पास ऑप्शन नहीं होता। तो थोड़ा सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान से पढ़ें आप लोग। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू बोलता है एज आउटपुट इंक्रीज, आप धीरे धीरे यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, अपने आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, एएफसी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बताइए आप ही लोग क्या होगा, एएफसी इंक्रीज होगा कि एएफसी डिक्रीज होगा, कि एएफसी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाले, नहीं वो बढ़ेगा ना ही वह घटेगा, या वो जीरो होगा। तो बताइए जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि कुछ आप भी बुद्धि लगाइए, सब तो हम तो बता देंगे इसमें क्या होने वाला, लेकिन थोड़ा आप भी बताइए क्या पूछ रहा है। आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं, तो आपको पता है कि एएफसी घटने वाला है, क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो एएफसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम एक स्टूडेंट को पढ़ा के 100 रुपये रेंट देते हैं और वही 20 स्टूडेंट को पढ़ा के भी हमको रेंट तो फिक्स ही होता है 100 ही देना है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि अब हम ज़्यादा कमा रहे हैं और उसी में वही रेंट दे रहे हैं, यानी हमको कहीं ना कहीं कॉस्ट कम पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, कम। एक बच्चा पढ़ा रहे तो भाई तो ये 100 रुपये हमको ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन वही अगर हम 20 बच्चा पढ़ाते तो ये 100 रुपये मेरे पास कम, यानी कॉस्ट हमें कम हो रहा है, यानी कॉस्ट का ग्राफ गिर रहा है। तो कॉस्ट का ग्राफ अगर गिरेगा तो वह क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला। क्या होने वाला है, डिक्रीज। कुछ चीज़ लॉजिक से चलता है, यानी आपके दिमाग से। आप खुद सोचिए ना, एक बच्चा 10,000 रेंट, कितना ज़्यादा लग रहा है, 100 बच्चा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10,000 है ना, 20,000 भी रहेगा तो दे देंगे। तो कॉस्ट कम लगने लगता है ना, कब, जब आपका आउटपुट बढ़ने लगता है तब। लेकिन यही अगर आउटपुट घटने लगेगा तो क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ने लगेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन द शॉर्ट रन। अब आपको पता है शॉर्ट रन में क्या होता है, कोई एक फैक्टर फिक्स हो जाता है, यानी वन फैक्टर फिक्स्ड। देखिए तो बोला है आउटपुट इज फिक्स्ड, बी में बोल रहा ऑल फैक्टर आर फिक्स्ड, एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, या बोल रहा है कॉस्ट इज फिक्स्ड। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ मतलब इसको बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, लेकिन सबको पता भी, हम जस्ट यहाँ पे लिखे हैं वन फैक्टर फिक्स, यानी एटलीस्ट कम से कम एक फैक्टर को आपको क्या रखना है, फिक्स रखना है। कब, शॉर्ट रन में। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग रन, उसी तरह से इन द लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर वेरिएबल होते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं। लंबे समय के लिए ना बिजनेस चल रहा है तो हर एक चीज को बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है। कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बी ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर आर फिक्स, बिल्कुल नहीं होगा। ओनली लेबर इज फिक्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओनली कैपिटल इज वेरिएबल, बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ एक को वेरिएबल करने से काम नहीं चलने वाला, हर एक फैक्टर को वेरिएबल आपको करना पड़ेगा। कहाँ पे, लॉन्ग रन में, याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग शॉर्ट रन के लिए क्या याद रखे थे कि ओनली, क्या कहाँ था, रुक जाओ, ये नहीं, ये हिल क्यों रहा है, वेट एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ फिर से यही आ रहा है, इस पे थे ना। हाँ, शॉर्ट रन में हम लोग क्या देखे थे कि कम से कम आपको एक फैक्टर को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी सब फैक्टर को वेरिएबल लिखो, लेकिन वहाँ पर एक फैक्टर भी फिक्स नहीं होगा। टोटल का टोटल क्या होने वाला है, वेरिएबल करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर कहता है MC यानी मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल होने वाला है। शुरुआत में ही हम लोग पढ़े थे मार्जिनल कॉस्ट किसके इनकम होने वाला, तो याद रखिएगा पहला मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला पढ़े थे, TCN माइनस TCN माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है जिससे निकलता है वो है
चेंज इन टीसी, यानी टीसी में कितना बदलाव आ रहा है ये वही तो बताता है। और उसके बाद चेंज इन क्वांटिटी, और क्वांटिटी में तुम कितना बदलाव किए हो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका एमसीक्यू का, यानी ये VBI लगा लो। क्या लगा लो? VBI। बहुत सारे बच्चे को ये याद तो रहता है लेकिन ये भूल जाते हैं, और इस बार ऑप्शन में यही नहीं दिया हुआ था, इस बार ऑप्शन में ये दिया हुआ था। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? आई होप ये सारा एमसीक्यू आपको क्लियर अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और आइए हम लोग अपने फाइनली इस चैप्टर के यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के लास्ट एमसीक्यू को देखते हैं, और वहाँ से हमारा ये चैप्टर यानी पूरी खत्म हो जाएगा एमसीक्यू को लेकर। क्या पूछा है? AC यानी एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होता है? तो बताइए एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होता है? जल्दी जल्दी। तो आपको पता है एवरेज कॉस्ट में दो चीज़ होता है, एक एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है और एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो आपका ऑप्शन ए मिलेगा, और ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। और यहाँ पे AC का फॉर्मूला आपका AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जब आप जोड़ोगे तो आपको एवरेज कॉस्ट मिलने वाला है। और यहाँ पे हमारा MCQ यानी जो भी हम लोग आज 20 MCQ बनाए पूरी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड था, और इससे ज़्यादा MCQs बुक में भी हैं, उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन साथ में इस इम्पॉर्टेंट MCQ को बिल्कुल स्किप ना करें, इसको ज़रूर देखें। और जो भी MCQ हम दिए हैं वह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।